बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। अभी शहर में सूरत हाल ये है कि धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है और कुछ पैचेस में तो शहर के कुछ मकामात, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त ज़ीरो विजिबिलिटी है। सो अगर शहर में ये हाल है तो फिर मोटरवेज के हालात आपके सामने है जी, वो तो बंद ही होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर होता है एंड यस, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर होता है। तो वो लोग जिन्होंने दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में सफ़र करना होता है, उनको ऑब्वियसली मुश्किलात का सामना होता है। इसका बेहतरीन तरीका क्या है? मोटरवे पर सफ़र करना है तो सिटी 42 तो हाजिर है जी, आपको अपडेट रखेगा। इसके अलावा अगर आपने जाना है बाय एयर कहीं तो आप अपनी जो भी फ्लाइट है जी उससे रिलेटेड, लेट्स सपोज आपने PIA पे जाना है, किसी भी फ्लाइट पे आप पहले हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए और फिर आप एयरपोर्ट के लिए निकले ताकि किसी भी मुश्किल से आप बच सकें। अभी शहर में धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है। सुबह के टाइम जब मैं आ रही थी तब तो ज़ीरो विजिबिलिटी थी। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की भी होती है कि आपको ड्राइव बहुत सेफली करना होता है। सो समटाइम शहर में भी कुछ पैचेस में आके इस तरह था। अभी हमारे ऑफिस की बारी ऐसे बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है। सो ऐसे में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल, ऐसे में डिस्टेंस मेंटेन रखना एंड ये सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है चीज़ वो है आपकी स्पीड कंट्रोल। खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हादसा होता भी है तो अगर आपकी स्पीड जो है वो कंट्रोल होगी, बिल्कुल आप स्लो जा रहे होंगे तो किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा जी। सो इसके लिए एहतियात ये है। अच्छा जी, फॉग की वजह से रोड भी कुछ स्लिपरी हुए होते हैं तो आप ब्रेक भी लगाएं तो एकदम से लग जाती है। सो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की आपको ज़रूरत होती है। सो अभी हमने आपको बताना है मौसम की सूरत हाल कैसी है, वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ मोटरवे की सूरत हाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जाना होता है जी, तो मोटरवे पर अभी क्या सूरत हाल है, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है वकास, मोटरवेज की सूरत हाल बताइए क्या है? मोटरवे की सूरत हाल ये है कि किसी को कोई पता नहीं है कि जो विजिबिलिटी है वो 1 घंटे में बेहतर हो सकती है, 2 घंटे में या 3 घंटे में। क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा धुंध जो है वो आज है, शिद्दत उसकी बहुत ज़्यादा है आज। और पहले इससे होता था कि जो जैसे मैं टोल प्लाजा पर मौजूद हूँ तो विजिबिलिटी यहाँ पर कुछ बेहतर होती थी, लेकिन आज यहाँ पर भी जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन ज़ीरो ही है। क्योंकि टोल प्लाजा की जो एंट्रेंस है वो हार्डली मुझसे 100 मीटर या 150 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ भी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जब आप यहाँ से निकलेंगे तो फिर तो आपको बिल्कुल भी कुछ ही नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए आज वैसे खदशात यही हैं कि जो विजिबिलिटी है वो शायद 12-1 बजे के बाद जाके कुछ बेहतर हो, क्योंकि कल भी जो मोटरवे थी वो तकरीबन 12-12:30 बजे ट्रैफिक के लिए दोबारा खुली थी, लेकिन आज जो शिद्दत है वो कल से भी ज्यादा है। तो मेरा तो यही मशवरा है, जो लोग सफर करना चाहते हैं कि आज घर में रेस्ट करें तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा वकास, मुझे बताइएगा मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या कोई खुसूसी पैगामात, क्या कोई हेल्पलाइन जो है वो इफेक्टिव ज्यादा की जाती है आम दिनों की मुनासबत से? क्योंकि देखिए जिन लोगों ने निकलना है वो हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, उनको टाइम पूछना होता है कि तब कब तक मोटरवे क्लियर हो जाएगी। तो इस हवाले से मोटरवे पुलिस क्या अपने टाइम टू टाइम मैसेजेस जो है वहां तक पहुंचाती रहती है? देखिए, मोटरवे पुलिस जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए भी लोगों को ये कन्वे करती रहती है, लेकिन जिन्होंने सफ़र करना होता है वो ना तो मोटरवे पुलिस को कॉल करते हैं, ना वो हमारी आपकी बात सुनते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो सुबह 2-2 घंटे से यहाँ पर आग खड़े हैं। अच्छा, आपके पीछे लाइनें लगी हैं कि यहाँ पर खड़ा होना 4 घंटे बहुत बेहतर, 4 घंटे यहाँ पर खड़ा होने से बेहतर है, यही बेहतर है कि घर में गुजारे जाए। हालांकि जो ये सारे लोग वो हैं जो लाहौर से निकले हैं। चलें, जो बसेस हैं उनका तो बिजनेस है, उन्होंने पैसेंजर्स को बैठा के बाहर लेके आ जाना स्टैंड से। जो अपनी व्हीकल्स पे हैं वो लोग तो जो है घर से निकलने से पहले चेक कर सकते हैं, लेकिन जी बहुत जरूरी है जी। होते हैं और ये सिलसिला रोज के रोज ऐसा ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फिर तो जब अभी आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर एक लंबी कतार है, जो लोग वेट कर रहे हैं कि कब मोटरवेज ओपन हो और कब वो जाएं। सो जब मोटरवे को खोला जाएगा, वो चाहे 12 बजे खोला जाता है, वो चाहे 1 बजे खोला जाता है, तो वकास उस टाइम तो एकदम से लोड बहुत ज्यादा हो जाता है और कुछ पैचेस में आगे जाकर धुंध दोबारा होती है। तो क्या प्लानिंग होती है मोटरवे पुलिस की, हिकमत अमली क्या होती है? क्या कॉन्वेज की सूरत में इस ट्रैफिक को गुजारा जाता है या एकदम से फ्लो जो है वो ओपन कर दिया जाता है? तो पहले तो ये देखा जाता है, लेट्स सपोज अगर
लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे है। मेजॉरिटी केसेस में यही देखा गया है कि लाहौर से कोट मोमन तक या पिंडी भटिया तक ही जो धुंध होती है। तो अगर लाहौर से लेकर कोट मोमन तक का जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होगा तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए M2 को नहीं खोला जाएगा। इसी तरह से M11 की बात है कि कल लाहौर से समड़ियाल का जो इंटरचेंज था वहां तक मोटरवे पर धुंध थी, जबकि समड़ियाल से जो थोड़ा सा आगे सियालकोट तक का सेक्शन है वो धुंध से वहां पर धुंध नहीं थी। लेकिन जब तक सारा मोटरवे की विजिबिलिटी बेहतर नहीं हुई तब तक नहीं खुली थी। और इस तरह से M3 है, M4 है, M5 है। मोटरवे पुलिस वाले आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनके जितने भी बीट्स वाले ऑफिसर्स होते हैं, और जब तक मुकम्मल सफर के काबिल नहीं होती तब तक लाहौर से ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जाता, क्योंकि रास्ते में फिर जाके मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी। कुछ SOPs होते हैं कि अगर आपने धुंध के दिनों में मोटरवे पे सफर करना है तो आपकी गाड़ी की ये चीजें जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। फॉग लाइट्स होनी चाहिए या कुछ चीजें जो आपकी गाड़ी में मोटरवे पुलिस की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया ना पेश आए। आई थिंक वकास तक आवाज नहीं पहुंची, तो वकास थैंक यू सो मच। आप लोगों की जो है वो किसी भी परेशानी से आपको बचाने के मंजर इस वक्त दिखा रहे हैं। अच्छा, जब मैंने कभी ना फॉग ज्यादा हो, बारिश ज्यादा हो रही हो, तो मोबाइल फोन से जब वीडियो बनाने की कोशिश की है ना तो वो उस तरह से वीडियो में फॉग भी नहीं आती है, बारिश भी नहीं आती है। लेकिन वकास के पीछे इतना धुंधला मंजर देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर ज्यादा आज शिद्दत से फॉग है। सो बहुत ज्यादा मोहतात रहिए। मोटरवे की तरफ अभी तो बिल्कुल रुख ना कीजिए, इंतजार कीजिए, हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। अदरवाइज ये लंबी कतारें आपको दिखा दी, आपको भी उधर जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो परेशानी से बचें और इंतजार करें जी जिन्होंने मोटरवे पे सफर करना है। और बहुत ज्यादा मोहतात ड्राइविंग शहर में भी करने की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, मोहतात ड्राइविंग कीजिए जी। अभी हम ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। ब्रेक के बाद आज के शो का प्रॉपर आगाज करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो अहम इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा भी वो मसला है, आपका भी वो मसला है, हर किसी का, हर एज ग्रुप का ये मसला है। और वो मसला क्या है? आपकी स्किन खूबसूरत होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये लगता है कि गोरे रंग से बेहतर, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है जी रंग गोरा हो, रंग गोरा होना चाहिए। मैं इस चीज को नहीं कह रही, बट गोरे रंग से ज्यादा अगर आपका रंग जो है वो सांवला भी है, स्किन चमकदार है, खूबसूरत है, छाइयां नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, तो आपकी स्किन खुद ब खुद बहुत खूबसूरत लगती है। फिर आप कुछ भी पहन लें, आप हसीन लगते हैं। अच्छा, अब स्किन का खूबसूरत होना ना बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा है। सबसे पहले हमारी गट हेल्थ, हम जो खा रहे हैं वो हमारे चेहरे पे नज़र आ रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत दिखें तो अच्छा खाएं तो आप खुद ब खुद अच्छे लगेंगे। बट हमारी स्किन के साथ जो मसाइल आम तौर पर चलते हैं सर्दियों के इस मौसम में, होता क्या है, लोग कहते हैं कि जी ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की रंगत खुद ब खुद टैन होना शुरू हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं जी स्किन पे खुश्की की वजह से पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसका हल क्या है? सर्दियों की डे रूटीन क्या होनी चाहिए, पूरी स्किन रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए? सुबह उठे तो आपने फेस पे क्या लगाना है? अच्छा, नॉर्मली होता है गर्मियों में जब आप उठते हैं ना सुबह तो आपका स्किन बड़ी फ्रेश सी लग रही होती है, तो सर्दियों में थोड़ा सा उल्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब ये भी हम पूछेंगे, बाकी आपकी पूरी डे की रूटीन क्या होनी चाहिए, स्किन केयर क्या होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी स्किन पे है पिगमेंटेशन, स्किन पे है दाग धब्बे छाइयाँ या फिर दाने, क्या करना चाहिए? एक स्पेसिफिक एज, जब आपकी टीन एज में जाते हैं जी 20-22 साल से ऑनवर्ड, कुछ लोगों को 16-17 में ही बहुत ज़्यादा ये फोरहेड का ये वाला पैच होता है, स्किन का ये वाला पैच होता है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या करना है? पानी का इस्तेमाल सर्दियों में कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम कम करते हैं ना, तो वो हमारी स्किन पे क्या असर करता है। आपका कोई भी सवाल है, हमारी टेलीफोन लाइन ओपन हो चुकी है और एक बहुत बड़ा नाम जी हमारे साथ मौजूद है जो आपको बहुत ज़बरदस्त मशवरे देने वाले हैं जी आपने अपनी स्किन की हिफाजत किस तरह से करनी है। सो आपका कोई भी सवाल है, मैं अपनी स्किन से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है ना, तो मैं अपना मसला सबसे पहले बयान करूंगी। आपके मसलों के लिए हमारी टेलीफोन लाइन ओपन है जी। डॉक्टर हारून नबी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। ठीक ठाक हैं आप भी चमक रही हैं सर्दियों में भी। डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल होता है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और कैसे?
मैं आपको बताऊं, मैंने आजकल जो एक प्रैक्टिस शुरू की है ना, रोज वाटर और ग्लिसरीन मिक्स करके रखी है, बहुत थोड़ा सा उसमें शानदार। लेमन, वो स्प्रे मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने फेस पे करती रहती हूँ। ये मैंने आजकल प्रैक्टिस ये की इसको अल्लाह बख्शे जुबैदा आपा का बड़ा शानदार टोटका आपने अपने कब्जे में आजमूदा रखा। है। और डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली आप रिकमेंड करेंगे? मैं तो हर किसी को, अपने हर पेशेंट को सर्दियों में कहता हूँ कि फैंसी दवा लेनी है या जुबैदा आपा का टोटका चलेगा। ये अच्छा है। तो मेरे ख्याल है कि ये पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी स्किन को रिफ़्रेश करती थी, और उसमें एक ये स्पेशली विंटर के लिए एक लाजवाब चीज़ है कि अगर आप रोज़ वाटर और ग्लिसरीन और थोड़ा सा कोई बेबी ऑयल या कोई और ऑयल उसको मिक्स कर लें, और जिस तरह एक ज़माने में, कोविड के ज़माने में सैनिटाइज़र होता था ना, जी जी। हर किसी की पॉकेट के साथ लटक रहा होता था, तो मैं हर किसी को कहता हूँ सर्दियों में अपने पास ये ज़रूर रखा करें कि एक हर वक्त जब भी क्योंकि अब देखें बाहर अच्छा इसकी। डॉक्टर साहब, उससे मुझे क्या लगता है, मैं क्योंकि वो 2-3 टाइम इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा चिपचिपाहट हो जाती है। तो हम वही बाहर तो। नहीं यूज कर सकते ना आते जाते कहीं, या उसके ऊपर मेकअप वगैरह हो मेकअप सकता है? करें, मेकअप करें, क्योंकि अच्छा। देखें सर्दियों में ये जो आजकल स्पेशली ये जो मौसम है, इसमें हमारे पास स्मॉग भी है, फॉग भी है। ऐसे ही है, ऐसे हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्मॉग का खात्मा करने की कोशिश की हुई है और कंट्रोल भी किया है, लेकिन फॉग तो है ही ना। जी। तो उससे निपटने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक अच्छी हाइड्रेटेड स्किन की है। हाइड्रेशन स्किन की सर्दियों में डॉक्टर साहब क्वेश्चन मार्क है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा पानी आसान पी है। लें तो वॉशरूम के चक्कर लगते रहते हैं, ऑनेस्टली ये होता है आपके साथ? नहीं, आप स्किन को पानी पिलाएं, खुद भी पिएं, स्किन को भी पिलाएं। अब वो कैसे करें? ये जैसे अभी आपने बताया, और ये एक बड़ा अच्छा मैंने आपको बताया ना कि आप सैनिटाइज़र की तरह की जगह अब आप अपने साथ ये एक लगा के रखें, और उसमें बड़ा इजी है ना। देखिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने मिस्ट की सूरत में यही फार्मूला बना लिया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा हाइल्यूरोनिक एसिड ऐड कर दिया, सेरामाइड्स ऐड कर दिए। ऑफ कोर्स वो हैं तो बहुत अच्छे, और उससे चिपचिप भी नहीं होती। हाँ, ये बड़ा issue लेकिन होता है। लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस, वो बड़े कीमती हैं, जबकि ये फार्मूला बहुत सस्ता है और हर वक्त जब चाहें बन जाता है। अब हम जब बता रहे हैं कि ये सस्ता भी है, अच्छा भी है, तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है डॉक्टर साहब? ऑल स्किन टाइप की, सब लोग यूज कर सकते सबके हैं? लिए। और सर्दियों में एक और बात जो अक्सर मैंने देखा लोग गलती करते हैं कि मॉइस्चराइज़र हमेशा ड्राई स्किन पे मल मल के और स्किन को और इरिटेट कर देते हैं। इसका देखिए, मॉइस्चराइज़र का काम है स्किन पे मॉइस्चर को रिटेन करना, और जब तक स्किन मॉइस्चर नहीं होगी, यानी इस पर आप थोड़ा सा पानी नहीं लगाएंगे, थोड़ा उसको डैम्प नहीं करेंगे, उस पर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो मैसी है। तो आप थोड़ा सा स्किन को डैम्प करें, हल्का सा एक वाटर लेयर, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र, और फिर देखें कि सर्दियों में स्किन कैसे नहीं चमकती। डॉक्टर साहब, अब मुझे लगती है बहुत सर्दी, एक्चुअली मैं तो गर्म पानी से बहुत ज्यादा नहाती भी हूँ, और मुंह भी मैंने गर्म पानी से धोना होता है। नुकसान है? वाला देखें, ये ना आजकल सर्दियों में एक और बड़ा एक मसला है कि गर्म पानी से क्या कहते हैं ना, वो एक पहले होता था ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। सर्दियों में गर्म पानी से लॉन्ग शावर जो चलना शुरू होते हैं, आपके वॉशरूम स्टीम से भरे हुए, और ऐसे होता है? वो उसका एक नुकसान है कि उसका नुकसान है कि आप अपना सारा मॉइस्चर लूज़ कर देते हैं। और उसके अलावा फिर आपका एक और मसला होता है कि आप जो सोप यूज़ कर रहे होते हैं या बॉडी वॉश यूज़ कर रहे होते हैं, वो दे आर नॉट इनरिच्ड विद क्रीम और मॉइस्चराइज़र। आप सब लोगों का एक ये मसला होता है, जी ये साबुन तो हमें बहुत चिपचिप कर देता है। तो भाई चिपचिप ही तो चाहिए, पहले आपने सारा मॉइस्चर तो उतार लिया तेज़ गर्म पानी से नहा के, और चलें शुक्र है थोड़ी स्टीम होती है तो उससे थोड़ा एक डैम्प इफेक्ट आ जाता है। तो लेकिन इनफैक्ट ऐसा है कि ज़्यादा देर लॉन्ग शावर्स, हॉट शावर्स, वो आपकी स्किन क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। यानी आपको नीम गर्म पानी से अपने फेस को वॉश नीम गर्म पानी से जल्दी से, और एक क्रीमी सोप के साथ, ठीक हो गया, जो आपको खुद चिपचिप का एहसास दे। और दूसरी बात यह है कि टॉवल यूज़ करने से पहले जो अभी वेट स्किन होती है उस पर ढेर सारा मॉइस्चर लगा लें, ठीक है, ढेर सारा। और
उसका फ़ायदा ये होता है कि मॉइस्चराइज़र थोड़ा यूज़ होता है और सारी ना सिर्फ फेस की केयर हो जाती है, नेक की और हैंड्स की। बस उसको तो फिर आप ऐसे ऐसे टैप कर लें डॉक्टर साहब तो वो काफी होगा और ना। फिर चाहे तो टॉवल से हल्का सा उसको वो कर लें, वाइप ऑफ। मॉइस्चराइजर के बाद अगर आप जिस करना तरह जो चाहते हैं। ये टेक्निक है ना ठीक कि आप कि वाटर जो है आपका एक समझ लें कि ऊपर से गुजर रहे नहीं, हैं, वो लॉक हो जाता है, मैंने ये खुद भी करके हाँ। देखा है। आपने कभी मॉइस्चराइजर अपनी वेट लॉक स्किन पे करें। लगाए, बिल्कुल लॉक हो जाता है। लॉक करें। हाँ बिल्कुल लॉक करें जी, हाँ। आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, वो जब आप ना गर्मियों में रात को सो के उठती हैं, सुबह आप मिरर में जाके देखते हैं, बड़ा स्किन खुशनुमा सी लग रही होती है। सर्दियों में आपकी स्किन बड़ी ऐसे लग रहा होता है जैसे बोझल सी है, क्यों ऐसे होता है? बोझल वो उसकी वाह क्या बात है। तो इसकी एक बड़ी वजह है ना कि अक्सर लोग मैंने देखा है कि रात को हीटर चला के सोते हैं। अब हीटर का तो खैर ज़माना ख़त्म हो गया, अब इन्वर्टर चल रहे होते जी, हैं ऐसे ही। और वो भी सारे कमरे की मॉइस्चर को ख़त्म कर देते हैं। जब कमरे की मॉइस्चर ख़त्म होगी तो आपके फेस की, बॉडी की मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगी। पानी आपने खुद अपने आप को मना कर दिया। तो इसका बड़ा एक सिंपल एक है कि आप कमरे में एक ह्यूमिडिफायर लगा दें, तो उससे ये होगा कि आपको फ्री में एक मॉइस्चर आपकी स्किन को हर वक्त मिलता रहेगा। चले जी, ये एक टिप है। आपकी डे रूटीन स्किन केयर की सर्दियों में क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब? सर्दियों में तो मैंने आपको जैसे बताया कि दिन में एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, सॉरी, कुछ लोग तो सारा सारा दिन सुबह मुंह धो लिया ना, रात तक मुंह ही नहीं धोना। ठंड लगती है ना, हाँ, वो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह? नुकसान नहीं, लेकिन मॉइस्चराइज तो करना चाहिए ना। नुकसान तो ऐसा जो जाहिर है कि थोड़ा सा अगर आप फेस वॉश कर लेंगे तो फ़ौरन आप मॉइस्चराइज़र लगा लें तो स्किन और फ्रेश हो जाएगी, ठीक हो गया। और फ्रेश लगेगी। देखिए आज सर्दियों में हर जगह हीटर नहीं तो इन्वर्टर तो चल रहे हैं, मतलब ऐसा वो ज़माना तो रहा नहीं। जी, ऐसे इंडोर तो अब इन्वर्टर यानी कि हम अक्सर दफ्तरों में लोग लगा के बैठे होते हैं, तो उससे स्किन का ओरिजिनल मॉइस्चराइज़र भी ड्राई हो जाता है, तो जो हमारा नेचुरल है वो भी ख़त्म हो जाता है। सही। और उसके लिए फिर अब बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि आप जब भी वज़ू करें या मुंह धोएं तो साथ ही एक मॉइस्चराइज़र लगा लें, या फिर अगर मॉइस्चराइज़र वैसे आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो जैसे मैंने बताया कि एक मिस्ट है हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी एक काफ़ी कंपनीज ने अब ये निकाली हैं, और इसी तरह नहीं तो फिर जुबैदा आपा का शानदार टोटका, वो बहुत जबरदस्त और सस्ता टोटका है। हमने तो प्रोग्राम का आगाज ही इतना जबरदस्त सस्ता सा टोटका आपके साथ। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर है तो फूल रानी है जी, तो वी होप कि आपका चेहरा भी फूल की तरह ही होगा। डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाह रही हैं फूल रानी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब कहाँ तशरीफ रखते हैं? मैंने उनसे डार्क सर्कल्स के हवाले से जो है ट्रीटमेंट लेना था। मैंने मेडिकल का बहुत सा इलाज करवाया, इवन तो उसके साइड इफेक्ट ये हुए कि आई बैग्स बन गए मेरी आईज पर। मेरी एज 42 है। 42 है। डार्क सर्कल के वाले से डॉक्टर साहब की आपसे मिलना चाह रही हैं, आप एड्रेस जो शेयर करना चाहते हैं जी आप कर। जी मैं अगर मेरा प्राइवेट क्लिनिक है गुलबर्ग में, गालिब रोड पे 49C2 गालिब रोड, और जनाब गूगल का दौर है, डॉक्टर साहब का नाम लिखें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर आप वैसे आना चाह रही हैं डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में आपसे मिलने, तो अगर हॉस्पिटल में आना हो, सुबह के वक्त मैं पढ़ाता हूँ लाहौर मेडिकल कॉलेज और घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में होता हूँ, और इवनिंग में मेरी अपनी प्रैक्टिस है, तो जहाँ आपके लिए जो वक्त कन्वीनियंट हो तो आप तशरीफ ले आएं। और डॉक्टर साहब को आपका नाम तो याद रह जाएगा जी, फूल रानी। डॉक्टर साहब जब भी आपके पास आएंगी तो आपने जान लेना है ये सिटी 42 पे कॉल आई थी। जी फूल रानी भूलने वाला नाम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है हाँ। जी। डार्क सर्कल बहुत लोगों का मसला है, तो सर्दियों में क्या ये बहुत ज्यादा हो जाती है? सर्दियों में तो फिर वही बात है कि सर्दियों में तो ये बहुत बढ़ जाता है। ओहो हो। तो इसके लिए आपके पास बहुत और पता है कि ये डार्क सर्कल्स या पांडा आइज हमारा बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली ऐसे। और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हम जो है ना इसको ट्रीट करके इसकी जो है ना स्किन को और ख़राब करते हैं। बहुत सारी क्रीम्स जो कि गैर अब मियारी हैं। ये देखें कि आंखों का ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। अगर आप इस पे कुछ गैर मियारी क्रीम्स, घर बनी हुई क्रीम्स वो इस्तेमाल करेंगे तो ये तो स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, जल जाती है। कॉलर हैं जी हमारे साथ, सईद हैं जी। सईद, सवाल कीजिए। मेरे बाएं पाँव की एड़ी फट जाती है
सर्दी की वजह से काफी तकलीफ है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। सईद हमारे साथ मौजूद है। पाँव की एड़ियां फट जाती हैं बहुत ज्यादा लोगों का, डॉक्टर साहब ये तो बहुत, और इतना बुरा लगता है यकीन माने। और मैंने तो कुछ खवातीन को देखा है, मतलब बड़ी टिप टॉप और इतना जबरदस्त फैशन किया होता है, बट पाँव की एड़ियां फटी होती हैं। वो तो रियली एम्बैरेसिंग। ये पुराने ज़माने का एक ऐड था, शक्ल से महारानी और पाँव से नौकरानी, वाकई ऐसे होता है एक्चुअली। तो वो जो है उसका एक बड़ा, देखें फिर वही बात है कि सर्दियों में फिर वही कि लॉन्ग हॉट शावर लेते हैं आप। सर्दियों में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इग्नोर होती हैं, एक हाथ और दूसरा पाँव। सबसे ज़्यादा पाँव, क्योंकि वो आपने सुबह से सॉक्स पहनी है, मोटी जुराबें, और कोशिश करते हैं कि वो 3-4 दिन वही चलती रहें। और आप पाँव की हाइड्रेशन का बहुत ख्याल करना चाहिए। और स्पेशली जिस तरह है कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी ये बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली आप देखें कि घर में भी आपको बहुत सारे ऐसे नज़र आएंगे, तो उसका ये तरीक़ाकार है कि उसी तरह पाँव को हल्का सा गीला करें। और बहुत अच्छी अब फुट क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। और अगर फुट क्रीम अवेलेबल नहीं तो फिर अगेन आपको मैं ज़ुबैदा आपा का एक नुस्खा बताता हूँ। और वो वैसे तो बना बनाया भी हाइड्रेक्स, लुब्रेक्स, बहुत सारे नामों से क्रीमें आती हैं। वाइट पेट्रोलियम जेली लें, उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करें और उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर और बेबी ऑयल ऐड करें, और तो ये बड़ा एक शानदार फार्मूला बन जाता है। आप इसको मिक्स करके अपने पास रखें और दिन में 2-3 दफ़ा, और 2-3 दफ़ा जब आप वज़ू करते हैं तो पाँव ज़रूर गीला करें, और गीला करके ये लगा के ऊपर से सॉक्स अच्छा, अब पाँव गीली स्किन पे आपने ये लगाना है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ड्राई करके लगाना है? अगर ड्राई करके लगाएंगे तो फिर तो मकसद फौत हो गया। आपने अब बड़ी खूबसूरत बात की थी कि लॉक करें वाटर, यानी कि मॉइस्चर को लॉक करें और ऊपर से मॉइस्चराइजर से। जबरदस्त जी, ये डॉक्टर साहब ने आपको सस्ता तरीन तरीका बता दिया है। तो सईद साहब वैसे तो अगर आप चाहें तो इसकी इतनी महंगी फुट क्रीम्स हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा। और फैंसी वाली, अच्छा, अगर आप कहें तो हम वो भी आपको नाम बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि देखें, ये मैं आपको महंगी चीज़ यहाँ इसलिए नहीं बता रहा, ये जनरल पब्लिक बहुत दूर दूर ये आपकी सिटी 42 की आवाज़ जाती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी ख्वाहिश होती है इस तरह के फार्मूला दें जी। और डॉक्टर साहब ये मुस्तनिद भी हैं। हाँ, मुस्तनिद, इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो हमारे प्लेटफॉर्म से इतना बड़ा नाम अगर आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। महंगी क्रीमें, आप अगर एक्सट्रीम लेवल का मसला होगा तो फिर इंशाल्लाह आप उसकी तरफ जा सकते हैं, वो रिकमेंड करेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन स्टार्ट में आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं जी। अब फटी एड़ियों के लिए हमने बता दिया क्या करना है। आलिया है हमारे साथ कॉलर, सवाल कीजिए आलिया। जी आलिया, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी डॉक्टर, एक तो पहले कहना है ये कि डॉक्टर साहब बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छी लग रही है इनकी आवाज़ सुन के। और दूसरा ये है कि मैं बचपन से, मेरा जो है ना एक मसला है, उसके लिए मैं बचपन में बेटनोवेट बड़ी यूज़ की है। मेरी ना स्किन नहीं ठीक हो रही किसी भी तौर पे, ना उस पर दाने हो जाते हैं, ब्लश हो जाता है। तो जो ऐसी बीमारी है जो बचपन से है और उसके लिए हम स्टीरॉयड डॉक्टर हमें कभी देते रहे हैं, वो हम यूज़ कर बैठे हैं, तो अब हम क्या करें? नहीं, आपकी स्किन का बेसिकली इशू क्या है? दाने निकलते हैं स्किन पे? दाने बहुत निकलते हैं जी, मतलब मेरे दाने बहुत ज्यादा चेहरे पे भर जाते हैं और उससे मेरा चेहरा रेड हो जाता है बहुत ज्यादा। और मुझे तकलीफ है उसकी बड़ी ज्यादा कि मेरे चेहरे पे ऐसे लगता है खिंचाव हो जाता है उन दानों। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? थोड़े दिन के लिए आराम आता है, फिर खराब हो जाती है अगर इनसे ट्रीटमेंट करवाती हूँ तो। जी ये तो एक थैंक यू सो मच जी। जी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। एक कॉमन प्रॉब्लम है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये जो कुछ नॉन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या सो कॉल्ड बेटनोवेट उन्होंने कहा, और या बहुत सारे जिस तरह पार्लर्स में बेटनोवेट का इस्तेमाल, अल्लाह माफ़ करे, हर चीज़ के बाद रंग गोरा हो जाता है उससे। जो स्टीरॉयड है ना, ओहो, मीडियम पोटेंसी स्टीरॉयड है ये। नॉर्मल आप सबको मैं बार बार समझाता हूँ, बेटनोवेट, डर्मोवेट, कैनाकॉम और इस तरह की बहुत सारी स्टीरॉयड क्रीमें हैं, तो ये ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल के लिए चेहरे पे नहीं बनी। ये दानों के लिए भी नहीं इस्तेमाल ये दानों के लिए कतई तौर पे। देखिए कुछ लोग दवाई के तौर पे कर रहे हैं, दवाई के तौर पे एक्नी का ट्रीटमेंट बेटनोवेट या स्टीरॉयड तो है नहीं, लेकिन वो आपको अपनी पार्लर वाली बाजी ने कहा कि बेटनोवेट ला ले ठीक हो जाएंगी,
तो उसका ये नुकसान होता है कि वक्ती तौर पे स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है और दाने भी वो गायब हो जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये होता है कि उसका जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है, एक तो सबसे पहले स्किन पतली हो जाती है, फिर उसके बाद स्किन में जो खून की नालियाँ हैं, पूरे जिस्म में सबसे बड़ा खून की नालियों का नेटवर्क स्किन में है। अच्छा। तो जब स्किन पतली होती है तो खून की नालियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, और फिर उसके बाद ये होता है कि वो डायलेट हो जाती हैं परमानेंट। और वो अगर आप देखें कि हर ज़रा गौर से देखेंगे तो वो वेन्स की सूरत में चेहरे पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क नज़र आता है। और उसके अलावा उनका एक सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि ये जो खून की नालियाँ हैं ये हमारे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी होती हैं, कि सर्दियों में कुछ और, सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं और गर्मियों में ज़रा डायलेट हो जाती हैं। लेकिन परमानेंट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि ये अपना कंट्रोल ही इनका ख़त्म हो जाता है। इनको क्या करना है? कह रही मेरा बचपन से ही मसला है। आपके पास आ जाए, आप डॉक्टर साहब के पास जा सकती हैं ताकि डॉक्टर साहब ना देखें। अब आपने कहा दाने हैं, अब दाने भी डॉक्टर साहब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, तो वो डॉक्टर साहब आपको देखेंगे, स्किन का प्रॉपर मुआयना करेंगे, तो बेहतर तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप डॉक्टर साहब के पास चले लेकिन फिर भी अगेन सर्दियों में अगर आप आ नहीं सकती तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ढेर सारा मॉइस्चराइज़र गीले चेहरे पे लगा कर रखें, नंबर 1। नंबर 2 सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और वो भी गीले चेहरे पे। नंबर 3 जो अब स्टीरॉयड का साइड इफ़ेक्ट हो चुका उसको नेगेट करने के लिए नॉन स्टीरॉयडल क्रीम आपको देनी पड़ेगी जो अब मार्केट में आ चुकी हैं हमारे पास पाकिस्तान में। और तीसरा, अगर आप नहीं पहुंच सकती तो नाइसिनामाइड की जेल्स, नाइसिन के नाम से और बहुत सारे नामों से अगर आप गूगल करेंगी वो भी अवेलेबल हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे कम से कम स्किन की सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। चलें जी, ये प्रॉपर डॉक्टर ने जो एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार आपको करके देनी थी ना क्लिनिक पे जाके, वो आपको डॉक्टर साहब ने कर दी है जी। सो आप सिटी 42 का जी शुक्रिया अदा करें जी, इतनी ज़बरदस्त आपको मशवरे हम यहाँ पर दे रहे हैं और वो भी मुफ्त के। शेख नईम साहब हैं हमारे साथ। शेख नईम साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी वाइफ के ना चेहरे पे छाइयाँ बहुत हैं और उसकी उम्र है 55 साल। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा जो घर में बनी होती क्रीमें हैं जो वाइट करने वाली होती हैं औरतों को, ये वाइट औरतें ही लगाती हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट भी है कि नहीं? तो आपने देखा है वाइट हो जाता है उससे रंग? हाँ, ये हमारे जो रिश्तेदार हैं कम से कम 10 बंदे बना रहे हैं। शेख नईम साहब क्यों रिश्तेदारों को नाराज कर रहे हैं? वो टीवी पे कहेंगे शेख नईम साहब ने आगे बता दिया रिश्तेदार रंग गोरी होने वाली क्रीमें लगाते ही बनाते भी हैं बेशुमार। अच्छा चलें जी, डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं जी। जी। ले जी, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। शेख नईम साहब इंतजार कीजिए, रिश्तेदार बनाते हैं और लगाते भी हैं जी। ये तो लड़ाई पड़ गई फैमिली में। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद आते हैं जी, इस पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो छाइयों का इलाज तो आपको बताएंगे, लेकिन बाकी बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जब आप किसी शादी की तकरीब में जाएं तो आप हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब इनका रंग कैसे गोरा हो गया। तो इनके रिश्तेदार भी क्रीम बनाते हैं, रंग गोरा करने वाली और लगाते हैं। देखिए ये तो आपने सुबह अच्छा, सुबह फिर दिल को कुछ होता है ना कि अच्छा फलां का रंग तो ऐसे था, इतना गोरा कैसे हो गया, फिर आप भी बनी हुई क्रीम लगा लेते। ये सुबह सुबह इन्होंने शेख साहब ने जो है ना रिश्तेदारों का भांडा फोड़ा है कि अब मेरी एक असिस्टेंट है सुनीता, तो अगर वो होती तो वो इस बात पर बहुत आपको सैर हासिल गुफ्तगू देती कि नहीं जी, इनके घर तो लड़ाई पड़ गई। इनकी तो आज सुबह सुबह ही तो टीवी पे बता दिया रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाता है। खैर ये लाइटर नोट पे था। छाइयाँ इन्होंने कहा 50 इयर्स है इनकी वाइफ की स्किन और छाइयाँ। देखिए छाइयाँ जो है ना उसकी बहुत सारी काजेज़ हैं और इस एज ब्रैकेट में तो सबसे कॉमन है हार्मोनल चेंज और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और स्पेशली आयरन की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोयर। डॉक्टर साहब कुछ खवातीन के जब पीरियड स्टॉप होते हैं छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर वो दवाई बिल्कुल बहुत सबसे इम्पोर्टेंट काज फीमेल्स में तो यही है कि वो हार्मोन की जो है अपसेट होना, और ये सबसे कॉमन काज है।
और इसके अलावा सर्दियों में चूँकि छाइयों का और भी ज़रा डार्क हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली ये होना चाहिए कि धूप की तरफ कमर करके बैठें, लेकिन जो मज़ा धूप की तरफ मुंह करके बैठने का आता है, ऑरेंज खाने का, तो वो उसकी कीमत थोड़ी सी छाइयों की सूरत में देनी पड़ती है। तो सन ब्लॉक लगा कर बैठा करें। फ़ोटो प्रोटेक्शन सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। हमें वो धूप ज़रा अच्छी लग रही होती है ना, लेकिन उससे ये याद रखें कि टैन भी हो रहा होता है। सन ब्लॉक लगा के धूप में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। ठीक है। तो उसका तो पर्पज़ ही यही है कि धूप में जाते हुए सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। ठीक हो गया। तो उसका मकसद ही यही है। तो आप जो है ना, आप सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी धूप में बैठें तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, वरना छाइयाँ ख़राब हो जाएंगी। ठीक हो और फिर उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। फिर उसके बाद कुछ क्रीम्स हैं, कुछ रेजीम्स हैं सर्दियों में, जिस तरह उनकी बहुत हाइड्रोनिक एसिड है या कोई भी मॉइस्चराइज़र है, वो नंबर 2 पे आ जाती है, वो लगाना। और फिर अपनी जो करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मुस्तनिद ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको एक दफ़ा ज़रूर जाके दिखाएं। वो आपकी स्किन टाइप देखकर उसके मुताबिक आपके लिए बहुत अच्छी क्रीम एक सजेस्ट कर देंगे, तो वो आप यूज़ करते रहें। और ये जो घर की क्रीमें हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले भी कहा है, उन सब का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उन सब की जो बेस है वो बेटनोवेट या डर्मोवेट है। और कुछ अरसे के लिए स्किन को बड़ा ऐसे लगता है कि चमक गई। ये जो ऑनलाइन भी हमें तैयार हुई क्रीम्स मिल रही होती हैं, इनमें भी ये, क्योंकि ये भी एकदम से रंग गोरा कर देती है। एकदम से जो रंग चीज़ गोरा करे, फौरन अलर्ट हो जाए। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें, ये चीज़ें लीड करती हैं स्किन कैंसर की तरफ? देखिए, अब तो बहुत सारी शुक्र है कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने और ड्रैप ने बहुत इस पे काम किया। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो स्पेशली गोरा रंग करती थी, उनमें मुज़रे सेहत या ऐसी चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स जो कैंसर काज कर सकती थी। तो खुदा के लिए गोरे रंग के लिए अपने आप को रिस्क में ना डालें। और हमारा अपना रंग बहुत अच्छा है। हमारा जो गंदमी रंग है अल्लाह ने बनाया है। अगर आप देखें तो गोरे बेचारे सारा दिन धूप में उल्टे पड़े होते हैं कि थोड़ा सा हमारा रंग जो है टैन हो जाए। ऐसे ही है। और हमारा उल्टा हिसाब है कि जो है ना, हम जो हमारा खूबसूरत अल्लाह ने रंग बनाया गंदमी या सुनहरी रंग, हम उसको गोरा करने की बहुत खूबसूरत है, यकीन माने। आप कभी देखें ना तो उस रंग में अल्लाह ताला ने एक बड़ा स्पेशल सा एलिमेंट रखा है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी गिर्द बच्चियों को देखती हूँ, जब हम छोटे थे ना तब लेज़र वाला स्किन हेयर रिमूवल के लिए बड़ा ट्रेंड था, हर बंदा लेज़र करा रहा होता था। अब ट्रीटमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, बट वो जो स्किन वैक्सिंग है, स्किन ब्लीचिंग है, ये बड़ा आम है। अभी तक हर बंदा ये कराता है। ये वैक्सिंग क्या अच्छी ऑप्शन है अगर आपकी स्किन पे बाल हैं तो? देखिए, ये तो एक टेम्परेरी है ना। ये जो वैक्सिंग है, ये हेयर रिमूवल के कुछ टेम्परेरी तरीके हैं जी। जिस तरह हम डेली शेव करते हैं, ये हेयर रिमूवल का एक टेम्परेरी तरीका है, वैक्सिंग टेम्परेरी तरीका है। तो इसका अल्टीमेट ये होता है कि बच्चियों के बाल जो हैं, अगर अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम है तो बाल थिक होते जाते हैं और स्किन क्वालिटी ख़राब होती जाती है। और मेरा ये ख्याल है कि इन बच्चियों को फ़ौरन करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करके और लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ स्विच होना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो क्या आप लेज़र हेयर रिमूवल अगर करा रही हैं तो कुछ सेशंस लेने के बाद बाल कम होना शुरू हो जाते हैं? जी बिल्कुल। बस इसके बारे में ना कुछ लोगों को गलतफहमी है कि लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में कि 1-2 सेशंस में, और इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम है सोशल मीडिया, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स और ब्यूटिशियंस बैठ के कह रहे होते हैं कि 3-4 सेशन में बाल ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि लेज़र हेयर रिमूवल के लिए कम से कम आपको 8 से 10 सेशन चाहिए होते हैं। ठीक है। और शुरू के कुछ सेशन 1-1 माह के बाद चाहिए होते हैं, और जब हेयर ग्रोथ अच्छी खासी स्टंट हो जाती है तो फिर रेगुलर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको साल में 2-3 दफ़ा अगर लेज़र हेयर रिमूवल करना पड़ जाए तो ये एक बहुत अच्छी डील है। ठीक हो गया कि इससे स्किन क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, रफनेस भी ख़त्म हो जाती है, और बाल तो ऑफ कोर्स ख़त्म हो ही रहे हैं। तो लेकिन लेज़र एक ट्रीटमेंट टूल है, और जो हिरसुटिज्म है या एक्स्ट्रा बाल हैं, इनको ठीक करने के लिए अंडरलाइंग काज को हमें कई दफ़ा ढूंढना पड़ता है। मैं अपने हर वो पेशेंट जिनमें 3-4 के बाद हेयर रिमूवल का रिस्पांस स्लो हो, तो उनके अंडरलाइंग हार्मोन्स को मैं ज़रूर इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि कहीं उनमें मेल हार्मोन ज़्यादा तो नहीं,
या फीमेल हार्मोन्स की रेशो डिस्टर्ब तो नहीं है, तो इन पेशेंट्स को मैं आम तौर पे फिर हार्मोनल प्रॉब्लम की करेक्शन के लिए एंडोक्राइन डॉक्टर के पास या फिर गायनी डॉक्टर के पास ज़रूर भेजता हूँ। बहुत ज़रूरी है जी। ताकि क्योंकि देखिए आजकल का ज़माना मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स का है कि मैं एक एंडोक्राइन का डॉक्टर तो हूँ नहीं। वी रियली अप्रिशिएट आपकी ये जो अप्रोच है, क्योंकि देखिए जो आपकी फील्ड का काम है वो आपने कर लिया, और अगर कोई हार्मोनल इशू है तो फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, तो ये एक जिम्मेदार डॉक्टर ही कर सकता है। ब्यूटिशियन के पास जाएंगे तो वो सब कुछ खुद ही कर देगी जी। अच्छा जी, काशिफ साहब हमारे साथ हैं। काशिफ साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मेरा ये सवाल था, मेरी स्किन में मतलब के बहुत ज़्यादा खराब है, पूरा मतलब कि जिस्म खराब है। जी जी। तो मैं डॉक्टरों के पास जा रहा हूँ, वो मुझे यही बता रहे हैं कि ये इलाज नहीं आपका हो सकता, मतलब कि ये बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। क्या इशू है आपकी स्किन का? सोराइसिस है, सोराइसिस। सोराइसिस जी, सोराइसिस के लिए एक बात तो ये कुछ है कि सोराइसिस जो है वो जिस तरह शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, ये लाइफ लॉन्ग मसला खत्म अब हमारे पास सोराइसिस की ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारा एक फ्री ट्रायल भी चल रहा है सोराइसिस का। उसके लिए आप जब चाहें घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में और लाहौर मेडिकल कॉलेज में तशरीफ़ ला सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी में डेडिकेटेड डॉक्टर्स इसी काम के लिए बैठे हैं। चलिए जी, खासे परेशान है, कह रहे हैं डॉक्टर्स कहते हैं ये आपकी स्किन का मसला हल नहीं होगा। नहीं, आप तशरीफ़ ले आए हमारे पास उधर घुरकी अस्पताल में और लाहौर मेडिकल कॉलेज में। तो स्किन आउटडोर में आए और एक 100 रुपये की पर्ची बनाएं और एक फ्री ट्रायल में एंटर हो जाएं। नॉर्मली ये दवा काफ़ी महंगी है लेकिन आपको हम फ्री एंटर कर लेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहब ने आपको कहा है तो आप लाजमी जाएं जी, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब हम कॉल्स नहीं ले रहे, 2 मिनट रह गए। मुझे स्किन ब्लीचिंग पे बात करनी है। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही यंग एज में बच्चियां जो हैं वो स्किन ब्लीचिंग भी स्टार्ट कर देती हैं। डॉक्टर साहब, स्किन के साथ क्या करती है स्किन ब्लीचिंग? भाई देखिए, हमें आपने खुद कहा अच्छा, कि वैसे नॉर्मली बड़ा अच्छा सा ग्लो आ जाता है। आपके जितने स्किन के बाल है ना, वो ब्लैक हेयर जो है वो गोल्डन हो जाते हैं और आपका रंग गोरा हो जाता है। देखिए, आपने खुद ही कहा है कि गोरा चमकता रंग, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ब्लीच इसमें काफ़ी हेल्प आउट करती है। और आपको एक दफ़ा तो ये अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं? देखिए, अगर वक्ती तौर पे देखा जाए तो अच्छी प्रैक्टिस है। एक वक्ती तौर पे एक स्किन पे ग्लो आ जाता है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि अगर मैं इसको कहूँगा जी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो आज ही लोग इंतहाई तेज़ किस्म की ब्लीच लगा के स्किन जला बैठेंगे। तो बस इसमें ये याद रखें कि म्यारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और लाइट सा ब्लीच करें और यू कैन डू इट अगेन। असल प्रॉब्लम पहले भी एक दफ़ा ये शुरू हुआ था कि सर्दियों के मौसम में हमेशा जब तेज़ ब्लीच होती है तो स्किन ड्राई इरिटेटेड हो जाती है, फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। और फिर अक्सर लोग फिर आके कहते हैं जी आपने टीवी पे फरमाया था कि ब्लीच लगाएं और हम चमक रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि म्यारी और लाइट थोड़ी बहुत कोई बहुत ज़रूरी हो तो महीने में एक आध दफ़ा कर लेने में कोई हर्ज नहीं। ज़ाहिर मैं समझता हूँ कि देखिए, लड़कियों की ये छोटी छोटी खुशियाँ पूरी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि ये सर्दियों में अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे ना, मॉइस्चराइज, तो स्किन वैसी फ्रेश रहेगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस, मेरा आज के लिए ये आपको बहुत ज़रूरी मैसेज है कि आप चेहरे को, लिप्स को, नेक को, हैंड, फीट, इसको हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखें। ठीक हो गया। तो ये वाहिद एक हल है कि आपकी स्किन अच्छी रहेगी अगर आप सर्दियों में अच्छी वाली स्किन चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिन लोगों के मसाइल हैं डॉक्टर साहब ने बता दिया कि जी आप उनके पास डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अभी हम जा रहे हैं हेडलाइंस की तरफ, ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद।